हाँ, ओजोन लेयर जो है उसको वो डिस्ट्रॉय करते चला जा रहा है, तो जिससे कि हमारा जो जो सांस लेने से संबंधित जो भी रोग हो रहा है वो सब उत्पन्न हो रहा है। कोरोना में आप जानते ही हैं कि कोरोना काल में जो है ये वायरस फेफड़ों को सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त करता है। केवल फेफड़ों को ही नहीं, ये लीवर, किडनी, ब्रेन सब पर असर करता है, और जैसा जिसका मनुष्य का शरीर है उसके हिसाब से वो अपना उस पर असर डाल रहा है। तो चलिए उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे कोरोना पर। तो ये कहने का अर्थ है कि हमारी वायु इतनी गंदी हो चुकी है, और इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण जो है वह जो है ये हमारा उद्योग धंधा है, और फैक्ट्रीज़ है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ के साथ साथ छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ हैं। व्हीकल जो हम लोग गाड़ी चलाते हैं उसका भी प्रदूषण में थोड़ा सा योगदान है। तो ये थोड़ा थोड़ा करके बहुत बड़ा हो जाता है, और हमारा जो है वो जो है इन्वायरमेंट वो जो है पॉल्यूट होते जा रहा है। नॉट ओनली आप देखिए कि पहले पीने का साफ़ पानी का प्रॉब्लम नहीं था कहीं भी, क्योंकि हम लोग ज़मीन से जो चापाकल से जो पानी आता था वो शुद्ध होता था, उसको हम लोग डायरेक्ट यूज़ करते थे। लेकिन आज के डेट में क्या है कि उसको भी प्यूरीफायर लगा के उसको प्यूरीफाई करना पड़ता है। उसमें उसको डायरेक्ट यूज़ करने पे हमें सोचते हैं कि हमें बहुत तरह की बीमारियां हो सकती हैं। हरियाणा का ऐसा गांव है बहुत सारा, वहाँ पे जो कि धरती का पानी इतना प्रदूषित हो चुका है कि जो वाटर आता है, अगर आप उसको विदाउट ट्रीटमेंट पीजिएगा तो आपको कैंसर नामक बीमारी हो जाएगा किसी न किसी तरह से। तो ये किसकी देन है? ये मनुष्य का ही गतिविधियों या उसकी कार्यकलापों की देन है। ये किसी जानवर ने या किसी पशु पक्षी ने या पौधों ने जो है प्रकृति को इतना गंदा नहीं किया है, लेकिन मनुष्य की गतिविधियों ने इसको रहने लायक नहीं छोड़ा है। तो अगर इसी तरह से हम लोग जानते हैं कि अगर इसी तरह से अगर इस प्रदूषण हो जाएगा तो आने वाले 100 साल के बाद जो है प्रकृति में ये धरती जो है रहने लायक नहीं रहेगी। तो मनुष्य अपना विनाश खुद ही कर देगा। उसके ही एक्टिविटी के कारण जो है इतनी सुंदर जो है वायु, स्वच्छ धरती जो है वो गंदी हो जाएगी और जो है रहने लायक नहीं रहेगी। तो चलिए उस पर हम लोग नहीं चलते हैं, क्या होगा नहीं होगा। और इस पर बहुत सारा वीडियोस भी आप लोग तरह टाइम टू टाइम देखते होंगे कि हम लोगों को पानी बचाना है, धरती को साफ़ करना है, और कचरा का ट्रीटमेंट करना। इतना पॉल्यूशन हो चुका है, तो कचरा का ट्रीटमेंट के नाम पे हम लोग क्या करते हैं कि गड्ढा बना के उसमें डाल देते हैं या जला देते हैं, और जलाने से फिर से वायु प्रदूषित हो जाती है। तो ऐसा किया जाए, ऐसा प्रोडक्ट का, ऐसे प्लास्टिक जो है धरती के लिए सबसे बड़ा बोझ है आज के दिन में। प्लास्टिक जो हम लोग जानते हैं कि वो नेचुरल कंपोनेंट्स से वो सड़ता नहीं है, वो 1000 साल, 10,000 साल, किसी किसी केस में तो लाख साल तक इसी तरह से रहेगा अगर उसको कुछ नहीं किया जाए। तो इस तरह से जो है हमारा जो है कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बना है कि हमें जो है समाज को कुछ देना। और अभी तनिष्क का जो ऐड आया था उसको भी लेके हम इसमें कुछ बोलना चाहते हैं कि कुछ ऐसा ऐड है, एडवर्टीजमेंट है, जिससे कि सामाजिक ताना बाना जो बना हुआ है उसको ठेस पहुंचती है। किसी वर्ग विशेष या किसी जाति विशेष को लेकर टिप्पणी की जाती है। तो ये भी बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि इस तरह का भी समाज में भावनाएं न भड़के। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सब चीज़ें जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आती हैं। यानी कि अगर व्यवसाय है तो व्यवसाय का निर्माण समाज का निर्माण भी करना है, और वो व्यवसाय इस तरह का व्यवसाय ना करे या व्यापार ना करे जिससे कि समाज को हमें तोड़कर उससे उसको लाभ प्राप्त करने की कोशिश हो। तो यही दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अब आइए नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आज की डेट में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का नीड बहुत ही ज़्यादा है। जर्मनी में ऐसा हुआ कि देखा गया, जर्मनी में, इंडिया में तो नहीं, कि पदार्थ को जो है बनाकर, किसी प्रोडक्ट को बनाकर उसको पैकेट करके मार्केटिंग करके घर तक पहुँचे, कस्टमर तक पहुँचाना ही इसका कॉस्ट में नहीं ऐड किया जाना चाहिए। उसके कॉस्ट में फिर से उसका जो कचरा, उससे यानी उसका उपभोग करने के बाद जो कचरा आएगा उसका ट्रीटमेंट के लिए वो कंपनी क्या कर रही है, वो कॉस्ट भी ऐड करना चाहिए, और उसके बाद प्रॉफिट ऐड करके उसका प्रोडक्ट का प्राइस को डिटरमाइन करना चाहिए। तो आप सोचिए कि कोई प्रोडक्ट कितना महंगा हो जाएगा। ताकि अब देखिए कि हमें ये नहीं समझना है कि हमें उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है और इस्तेमाल करने के बाद रैपर फेंक देना है, या जो जिस जिस पैकेट में आ रहा है उसको फेंक देना है, या उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के क्रम में जो चीज़ आ रहा है उसको फेंक दिए। तो वो फेंकने के बाद उसका ट्रीटमेंट कितना दिन तक होगा और उसके लिए कंपनी क्या कर रही है, तो उसका भी कॉस्ट जो है उस प्राइस में ऐड करना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट तो इंडिया में नहीं है अभी। तो ये यहाँ तक सोचना पड़ेगा कि हम जो किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे, जैसे कि चमड़ा उद्योग में जो हम लोग जानते हैं, कानपुर के आसपास जो चमड़ा फैक्ट्री बहुत ज़्यादा है,
वहाँ से निकलने से जो पानी जो निकलता है उस पानी से जो है गंगा में डाल दिया जाता है डायरेक्टली, उसकी वजह से गंगा प्रदूषित हो जाती है। और ये प्रदूषण गंगा में रहने वाले जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है, मनुष्यों को भी नुकसान पहुंचाता है। तो ये जो समाज है, ये जो प्रकृति है, इसका केवल एक कंपोनेंट मनुष्य ही नहीं है, सारे हैं। यानी जंगल में रहने वाले जीव जंतु भी इस पृथ्वी पर उतना ही हक है जितना मनुष्य का हक है। तो सारा रिसोर्सेस का इस्तेमाल केवल एक तरफा एक ही जाति करता है, वो है मनुष्य जाति, और तो कोई करता नहीं। जितना भी रिसोर्सेस है, जंगल है तो हम लोग उसको काट देते हैं। ये कभी नहीं सोचते हैं कि जंगल के जीवों का क्या होगा, इसके बारे में नहीं सोचते हैं। या जो पॉल्यूशन हो रहा है उससे क्या होगा, या मोबाइल रेडिएशन जो पूरी तरह से फैला हुआ है उससे किन किन जीवों को नुकसान होता है। तो ये नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसके बारे में चूंकि मनुष्य एक समझदार प्राणी है, तो आज के डेट में केवल व्यापार जो है प्रॉफिट के पीछे ना भागे, समाज को सामान को बेचने के पीछे ना भागे, बल्कि उसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी वो निर्वहन करें। अब एक चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट मतलब होता है, कॉर्पोरेट का अर्थ होता है कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां, छोटी कंपनियां नहीं। कॉर्पोरेट का मतलब होता है जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसका क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि हमारे देश में एक बहुत बड़ी कंपनी है रेलवे, तो रेलवे समाज से ले रहा है, यानी उसका रिसोर्सेस का इस्तेमाल कर रहा है, तो समाज को वापस क्या कर रहा है, क्या वापस कर रहा है, केवल वायु प्रदूषण या उससे कुछ क्या वो वापस करते। इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे एक कानून बना कि भाई अकाउंट्स में भी CSR अकाउंटिंग होती, कुछ ना कुछ आपको समाज के लिए करना है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए हम इसको बॉक्स में है पढ़ दे रहे हैं। कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी refers to the role that companies can play in meeting the agenda of sustainable development and entails a balanced approach to economic progress। बैलेंस्ड अप्रोच मतलब यानी समाज के सभी वर्गों का प्रोग्रेस होना चाहिए, सोशल प्रोग्रेस, एंड लास्ट में देखिए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी है कि इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करके चलना है। देयर इज़ नो सिंगल यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ CSR, यानी CSR का कोई ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है जो कि सब एक्सेप्ट करे। ईच डेफिनेशन दैट करेंट एग्जिस्ट underpins the impact of business have on society at large and the social exception of them. The European Commission defines CSR the responsibility of enterprises for their impacts on society, यानी कि जो उसने समाज को प्रभावित किया है उसके बदले उसका कंपनसेशन करना है उसको। यही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हर जगह का आपको ये अलग अलग है, हर देश में हर कंपनी के लिए CSR अलग है। अब देखिए इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ CSR इज गवर्न बाई क्लॉज 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, यानी 2013 में इस क्लॉज को ऐड किया गया, विच वाज पास्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड हैड रिसीव्ड द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 23 अगस्त 2013, यानी 2013 में राष्ट्रपति का साइन हो गया इस एक्ट पर। द CSR प्रोविजन विद इन द एक्ट इज एप्लीकेबल टू द कंपनीज विथ एन एनुअल टर्नओवर ऑफ 1000 करोड़ एंड मोर, यानी 1000 करोड़ से ज़्यादा जिसका टर्नओवर है उस पर ये लागू होता है। एंड नेट वर्थ ₹500, और जिसका कि संपत्ति का मूल्य 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है उस पर ये लागू होता है। और प्रॉफिट के बेस पर जिसका 5 करोड़ है उससे ज़्यादा प्रॉफिट है तो उस पर लागू होता है। अब ये है क्या, 1 2 3 4 5 करके है। 1 में लिखता है द न्यू रूल्स विच आर एप्लीकेबल फ्रॉम द फिजिकल ईयर 2014-15 ऑनवर्ड्स also require companies to set up CSR committee consisting of their board members including at least one independent director, यानी कि उसके लिए एक कमेटी बनाना है आपको जिसमें कि कम से कम एक जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। The act encourages company to spend 2% of their average net profit in the previous 3 years of CSR activity, यानी इसको 2% जो अपना प्रॉफिट है उसको CSR का एक्टिविटी में खर्च करना पड़ेगा। And the indicative activities which can undertaken by company under CSR have been specified under Schedule 7 of the Act, यानी Schedule 7 में जो एक्ट कानून में है उसका जो है वो उसी एक्टिविटीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। ओनली CSR एक्टिविटीज अंडरटेकन इन इंडिया विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, यानी कि भारत में ही केवल उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा।
and activities meant exclusively for employees and families will not qualify under CSR। और ये गतिविधियां का मतलब ये नहीं है कि एम्प्लॉय और उसका फैमिली केवल वहीं तक सीमित नहीं है, इसको हम लोग आगे भी इसका विस्तार हम लोग कर सकते हैं, यानी कि इन्वायरमेंट या सोसाइटी, इस तरह से। अब आइए आर्ग्यूमेंट्स फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के फॉर में, यानी इसके प्रति क्या हमारा आर्ग्यूमेंट है, तो ये देखिए पॉइंट वाइज आप पढ़ सकते हैं। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ, यानी आगे आने वाले विकास के लिए ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द फर्म, यानी कोई अगर लॉन्ग टर्म तक कोई फर्म जीवित रहना चाहता है तो CSR के रूप में उसको एक्टिविटीज़ करने ही पड़ेंगे। नंबर थर्ड आइए, अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन। गवर्नमेंट का जो रूल है उसको लोग दरकिनार कर देते हैं, क्योंकि हमारा गवर्नमेंट का बहुत अच्छा रूल बना हुआ है कि कोई भी फैक्ट्री अगर नदी में कोई पानी छोड़ता है तो उसको ट्रीट करके छोड़ना है, या कोई भी कचरा को अगर ज़मीन के अंदर डंप करना है तो उसको हम लोग का कानून बना हुआ है कि ऑलरेडी उसको हम लोग ऐसा डंप साफ सफाई करके डंप करना है ताकि वो नेचुरली वो डिकम्पोज हो जाए। लेकिन ऐसा कोई करता ही नहीं है। बहुत सारे क्षेत्र में एक बार देखा गया कि गन्ना के किसानों को ये पाया गया कि गन्ना के किसान एक मैं केस पढ़ रहा था कि गन्ना का चीनी मिल जाता है उसका फैक्ट्री का, इतना प्रदूषित पानी हो गया था कि आसपास लोगों ने उसके ऊपर विरोध करना चालू किया कि इससे हमारा जो है फसल खराब हो जाता है। तो वो क्या किया कि एक टैंक बनाया, उस पानी में डालते रहा। जब टैंक भर गया तो दूर ले जाके रात में दूर में ले जाकर उस टैंक को खोल दिया ताकि वो पानी निकल जाए, और वो रात में इसलिए खेतों में जाके छोड़ दिया और पानी निकल गया, और जिसकी वजह से पूरा एक किसान का फसल डिस्ट्रॉय हो गया और उसको ये पता तक नहीं है कि उसके खेतों में ये जहरीली पानी किसने छोड़ा, तो जिसके वजह से उसका फसल नष्ट हो गया। तो इस तरह से कंपनियां करती हैं, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागती हैं और केवल प्रॉफिट पे काम करती हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ये कानून का पालना नहीं करती है। तो इस तरह से लिखा हुआ है। नंबर 4 आइए, मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटीज़, यानी समाज को बनाने के लिए भी ज़रूरी, मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद बिजनेस, बिजनेस का क्या रिसोर्स उसके पास अवेलेबल है और उस रिसोर्स का इस्तेमाल करने के बाद उसका क्या खराब इम्पैक्ट पड़ रहा है समाज में, चाहे इन्वायरमेंट पे। मैं तो बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, इन्वायरमेंट को हर जगह छोड़ दिया जाता है, किनारे कर दिया जाता है, इन्वायरमेंट को लास्ट में लिखा जाता है, जबकि सबसे पहले उसको लिखना चाहिए और उसके बाद हमें समाज के असर पे देखना चाहिए कि इसका समाज पे क्या असर पड़ रहा है। और आप देखिए कि इन्वायरमेंट से केवल मनुष्य को ही तरह तरह का रोग उत्पन्न नहीं हो रहा है, जीवों को भी उत्पन्न हो रहा है, यहाँ तक कि प्लांट को भी हो जाता है। और ये जहर जो है धीरे धीरे हमारे अंदर तक घुसते जा रहा है, जो पौधों में आ जाता है, फसलों में आ जाता है, उसके बाद हमारे हम लोग खाने में चला जाता है, खाने से हमारे जीन्स में चला जाता है, यानी हमारी आने वाली पीढ़ियाँ जो है उससे प्रभावित हो रही हैं। तो ये सब है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के आर्ग्यूमेंट, आप पढ़ लीजिएगा। अब ये अगेंस्ट में भी इसका आर्ग्यूमेंट है। अब इसका ऐसा नहीं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप और ब्राज़ील का जो प्रेसिडेंट था, ये दोनों जो है ग्लोबल वार्मिंग नाम की चीज़ को मानता ही नहीं है था। अभी तो था हम बोलेंगे क्योंकि अभी तो ये नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप अभी भी करेंटली प्रेसिडेंट ऑफ US है। शायद जनवरी में जो बिडेन लेंगे, कार्यभार ग्रहण करेंगे। तो ये लोग जो हैं ऐसे हैं जिसे समाज के दुश्मन है, जिन्होंने विज्ञान को बिल्कुल तरह से नकार दिया, बोलता ग्लोबल वार्मिंग नाम का चीज़ ही नहीं है, प्रकृति पर कोई नुकसान नहीं हो रहा है। और हम लोग जानते हैं कि समुद्री जीवन पूरा डिस्ट्रॉय होता जा रहा है, एयर क्वालिटी ख़राब होते जा रहा है अमेरिका की वजह से। केवल अमेरिका, ऐसा नहीं है कि अमेरिका का प्रदूषण केवल अमेरिका ही तक सीमित रहता है, अमेरिका का प्रदूषण जो है वो पूरे वर्ल्ड में चला जाता है। दुनिया में एक कंट्री है नेपाल, जो बिल्कुल हिमालय की गोद में है, वो बहुत कम पॉल्यूशन करता है, लेकिन उसकी वजह से नेपाल को भी नुकसान हो रहा है। या मालदीव जैसे छोटे छोटे उसके आसपास जो द्वीप समूह, वहाँ पे पॉल्यूशन नाम का एक चीज़ नहीं है, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। वो टूरिस्ट प्लेस है, लोग वहाँ आते हैं, घूमते हैं, जाते हैं, बट वहाँ पर जो है पानी का अगर लेयर बढ़ जाता है, समंदर का जो लेयर बढ़ जाता है, तो वो भी डिस्ट्रॉय होने के कगार पे आ जाता है। तो हाउ यू कैन से कि प्रदूषण का असर एक ही कंट्री तक सीमित है। चाइना में इतना पॉल्यूशन होता था, क्या उसका इंडिया पे असर नहीं होगा?
आप देखिए कि दिल्ली में जो है पराली नहीं जलाई जाती है, आसपास हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के खेतों में जलाई जाती है और डिस्ट्रॉय हवा हवा हो जाता है दिल्ली का, क्योंकि दिल्ली में वो चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो इस तरह से हम लोग ये नहीं कर सकते हैं कि आप जिस देश में, कंट्री में जिसको पॉल्यूशन कर रहे हैं केवल वही देश उसके लिए उस वहीं पे उसका लॉस होगा। ये बिल्कुल गलत है। उसकी धारणा जो है वो चारों तरफ पृथ्वी पर फैल जाती है। आज हम लोग ग्लोबल ही हैं। आज हम लोग ये नहीं कर सकते हैं कि हम लोग केवल सिंगल कंट्री, हम जो है अपना ही देश देखेंगे। आज हम लोग का जो प्रभाव है, भारत में अगर इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है तो इसका प्रभाव वर्ल्ड की इकोनॉमी पे पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है भारत में स्लो डाउन हो तो उस पर कोई असर नहीं होता। भारत एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। चाइना का अगर इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाए तो क्या उसका वर्ल्ड पर उसका असर नहीं पड़ेगा? अब हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए, एक छोड़ के हम लोग नहीं चल सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर 1, उसमें क्या लिखता है? वायलेशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। अकॉर्डिंग टू दिस आर्ग्यूमेंट, बिजनेस एग्जिस्ट ओनली फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, देयरफॉर ओनली टॉक ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अगेंस्ट दिस ऑब्जेक्टिव। यानी ये बोलता है कि अगर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ध्यान देंगे तो प्रॉफिट हमारा कम हो जाएगा। तो प्रॉफिट कम हो जाएगा तो ये तो अगेंस्ट हो गया है, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही बिजनेस का उद्देश्य माना जाता है। तो देखिए, दिस इज द आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन बर्डन ऑन कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स पे बोला जाता है कि बर्डन बढ़ जाए। जैसा अभी मैंने बताया कि अगर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर खर्चा करने लगे, अगर हम ये देखने लगे कि पदार्थ को जो है उपयोग करने के बाद जब हम उसको फेंकते हैं तो उसका भी डिकम्पोज का जो कॉस्ट अगर ऐड कर दिया जाए तो ये किस पर दबाव पड़ेगा? कंज्यूमर पे ही दबाव पड़ेगा। तो ये भी इसके अगेंस्ट में जा रहा है एक पॉइंट। फिर लैक ऑफ सोशल स्किल्स, ऑल सोशल प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी सॉल्व बाय द वे ऑफ बिजनेस प्रॉब्लम्स आर सॉल्व। यानी कि ये कहता है कि सोशल में, सोसाइटी में जो सारे जो प्रॉब्लम है उसको बिजनेस नहीं कर। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल अगेंस्ट है, बिल्कुल सही बात है कि हर तरह का जो समाज में जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग बिजनेस का प्रॉब्लम, लेकिन बिजनेस अपना पार्ट इससे भाग नहीं सकता है कि ऐसा नहीं है कि हम सोसाइटी के प्रॉब्लम को दूर करने लगे। तो इस तरह से हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। लैक ऑफ ब्रॉड पब्लिक सपोर्ट, ये तो बिल्कुल सही है कि पब्लिक का बिल्कुल सपोर्ट नहीं होता है, इस पर कोई ध्यान ही नहीं देता है और इस पर कोई बात करना मूर्खता समझी जाती है। चलिए रियलिटी ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए कि इसका वास्तविकता क्या है। तो हम ये कहेंगे कि आज की डेट में इसकी वास्तविकता ये कि धीरे धीरे इमर्ज कर रहा है, लोगों में धीरे धीरे ये भावना जाएगी। अब देखिए, समस्याएं जब बढ़ने लगेंगी तो लोग इसके बारे में सोचेंगे ही, है ना। दिल्ली में एक एरिया है पहाड़गंज है, ऐसा कुछ आसपास में कचरा का पहाड़ बन गया है। फ्लोरा एंड फ्यूना इफेक्टेड हो रहा है, उसमें हमेशा आग जलाई रहती है, उससे हमेशा धुआं निकलता रहता है, आसपास के लोग परेशान रहते हैं। अब ये जो एक समस्या धीरे धीरे बनती जाएगी तो इसका समाधान तो लोगों को ही सोचना है, कितना दिन तक इसे भागेंगे। तो यही रियलिटी ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे इसका जो है सेंस इन पब्लिक, द सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन कंपनी, इन द सोसाइटी, इन द कॉरपोरेट्स, इट इमर्जेज नाउ। धीरे धीरे अब जो है ये बढ़ रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम दिखना शुरू हो चुका है कि अभी जो है हम लोग अगर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं करेंगे तो हमारी जो है पीढ़ियाँ जो है, आने वाली पीढ़ियाँ इसको भोगते रहेंगी। तो ये इसका रियलिटी है कि धीरे धीरे लोग खर्चा कर रहे हैं। इसका पॉइंट वाइज दिया है कि सम ऑफ मोर इम्पॉर्टेंट्स अमंग देम आर थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशन, यानी इसको अब प्रेशर ऑफ लेबर मूवमेंट, देन इम्पैक्ट ऑफ कंज्यूमर कॉन्शियसनेस। तो ये सारा पॉइंट्स जो है ये मिलकर एक दबाव क्रिएट कर रहा है कॉरपोरेट्स पर कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ ध्यान दे। फिर डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्टैंडर्ड ऑफ बिजनेस, देन आइए आप डेवलपमेंट फॉर बिजनेस एजुकेशन, फिर रिलेशनशिप बिटवीन सोशल इंटरेस्ट एंड बिजनेस इंटरेस्ट। आप इसमें देखिए सारे पॉइंट्स में क्या लिखा हुआ कि सोसाइटी को कनेक्ट कर रहा है। डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजरियल क्लास, तो ऐसा नहीं है कि मैनेजर्स को ये पढ़ाया नहीं जाता है, सारे मैनेजर्स और सारे इन्वायरमेंटलिस्ट जो हैं इनको ये सारी चीज़ें पता है। जो हमारा जो ग्रुप है, जो हमारा जो ऊपर वाले जो मैनेजमेंट ग्रुप है, उनको ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। ऐसी बात नहीं है कि उन्हें पता नहीं है, लेकिन उनका एक जो होता है कि जब वो नौकरी करने के लिए जब जाते हैं कंपनी में
तो कंपनी जो उसको हाई पेड सैलरी देती है उसके पीछे उस डिमांड करती है कि ये प्रॉफिट आपको वापस करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि एक मैनेजर को 1 करोड़ रुपया पर ईयर सैलरी मिल रहा है तो 1 करोड़ बस मिल रहा है उसको और कोई काम नहीं करना पड़ेगा क्या? 1 करोड़ अगर उसको कंपनी दे रही है अपने से प्रॉफिट में से हिस्सा उसको एज ए सैलरी दे रही है तो चाहती है कि इस मैनेजर के वजह से उसका जो एनुअल प्रॉफिट है वो पिछले साल से 10 करोड़ बढ़ जाए। तो इसी वजह से हाई पेड सैलरी देने का अर्थ ये नहीं, हमारा गिव एंड टेक जो है सिस्टम जो है वो ऊपर तक हर जगह जाता है। गिव एंड टेक सिस्टम ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि किसी को हाई पेड सैलरी हो रहा है तो उसको हम लोग उससे काम लेना उससे छोड़े। एक डॉक्टर, एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, उसको अगर बहुत हाई पेड हम लोग सैलरी दे रहे हैं तो उससे हम लोग ये चाहते हैं कि वो ऐसे ऐसे रोग का ट्रीटमेंट उसके पास हो और उसको उस तरह से करे जिससे कि हॉस्पिटल का रेपुटेशन बढ़े और फिर उसका रेपुटेशन बढ़ने की वजह से जो रोगी है उस हॉस्पिटल तक आए और हॉस्पिटल का प्रॉफिट बढ़े। तो ये सारा गिव एंड टेक जो है वो चलते रहता है कि हम अगर किसी को हाई पेड सैलरी दे रहे हैं तो वहाँ पे हमारी कड़ी नज़र होती है कि भाई हमने आपको सैलरी दे दिया, इस सैलरी के बदले में क्या आप वापस कर रहे हैं कंपनी को? ऐसा तो नहीं है कि आप सैलरी ले लिया और आप इंजॉय करेंगे। तो वो चीज़ नहीं है। वो जो एक मैनेजर जो इतना सैलरी मिलता है तो उसको हमेशा देखते रहना पड़ता है, मैनेज करने पड़ता है चीज़ों को। वो सारे न्यूज़ को भी देखते रहता है कि वर्ल्ड का इकोनॉमी क्या चल रहा है, हमारे देश का क्या हालत है, और उसी के आधार पर जो कंपनी में निर्णय लेता है ताकि जो है प्रॉफिट हो कंपनी को। ऐसा ना हो कि उसको सैलरी देने की वजह से वो एंजॉय कर रहा है और उसको कंपनी से कोई मतलब नहीं, कंपनी जैसे चलता है वैसे चल रहा है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, उसको काम भी करना पड़ता है। बड़े बड़े फाइनेंशियल मैनेजर जो हैं उनको कोरोना के समय कितना काम करना पड़ा होगा कि फाइनेंस का हमारा जो है ठीक ठाक रहे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ये सब रहे। तो ऐसा नहीं है। गिव एंड टेक जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैनेजर्स है उसको सारी चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन जब वो फील्ड में आते हैं तो फिर वही प्रॉफिट कमा के देने के लिए ये सारी चीज़ें उनको धीरे धीरे भूल जाती हैं, क्योंकि इस पर पब्लिक का ध्यान नहीं जाता है, इस पर जो है किसी गवर्नमेंट का भी ध्यान नहीं जाता है। जब समस्याएं विकराल होकर जब इससे समाज को नुकसान पहुंचना शुरू होता है तब लोग इसको जानते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जानते, इसको जानते हैं सभी कोई। जब विकराल होकर जब ये पहुंचना, जब ये समाज को हानि पहुंचाना शुरू करता है देन लोग इसको ट्रीट करते हैं। ऐसी बात नहीं है, बड़े बड़े देशों में ऐसी बातें होती हैं, वास्तव में वहाँ पर देखा जाता है। भारत में तो कुछ ऐसा नहीं है। जो हमारा समाज है हम लोग देखते हैं कि हम लोग कचरा जो मशरक जैसे एरिया में देखते हैं कि इसका कोई ट्रीटमेंट का कोई व्यवस्था ही नहीं, कोई म्यूनिसिपलिटी का गाड़ी ही नहीं आता, कोई इसको हटाता ही नहीं है, कोई इसको ट्रीट करके कहाँ ले जाता है, किस तरह से। हम लोग कभी ध्यान नहीं देते हैं कि जो प्लास्टिक जो हम लोग खा रहे हैं वो किस तरह से ट्रीट होता है, कहाँ जाता है, ये आखिर जाता है, ट्रीट होता भी है कि नहीं होता है, कि गड्ढा बना कर हम उसको डंप कर देते हैं, दबा देते हैं, या कचरे के पहाड़ में ले जाके छोड़ देते हैं और धीरे धीरे वो सड़ रहा है, चाहे उसमें आग लगी हुई हो, धीरे धीरे वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें सबको पता है। तो ये है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। दिस इज़ दी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आप लोग इसको पढ़िए, बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग इसका जो है आगे की चीज़ों के बारे में जो सिलेबस से रिलेटेड है बात करेंगे। थैंक यू सो मच।